guys, my name is Tanuja Sharma. I am your chemistry teacher and welcome to CTS. आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत इम्पोर्टेंट, हर एक पर्सपेक्टिव से। CBSE ले लो, चाहे IIT चाहे नीट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा सरफेस केमिस्ट्री कोलॉइडल सॉल्यूशन में एक टॉपिक है कोएगुलेशन। देखिए, हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर आएंगे आपके न्यूमेरिकल्स, ठीक है, और आपसे पूछ सकता है स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो अब हम शुरू कर रहे हैं अपना टॉपिक। देखो बेटा, न्यूमेरिकल का रास्ता मतलब ये जो मैंने लास्ट में न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, आपको ये सीखकर, ये सब कुछ सीखकर ये वाला न्यूमेरिकल करना है, ठीक है। और कोएगुलेशन पे किस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं वो मैं अभी आपको कराऊंगी, जस्ट ये वाले न्यूमेरिकल्स कराने के बाद में, ठीक है। तो चलो देखो बेटा, मैंने एक टर्म यहाँ पर लिखी हुई है कोएगुलेशन। सबसे पहले आप इस टर्म को अच्छे से समझेंगे, फिर हम इसको कोएगुलेशन वैल्यू को अच्छे से समझकर गोल्ड नंबर को समझेंगे, ठीक है। देखो, कोएगुलेशन क्या होता है, इफ यू रिमेंबर, तो मैंने आपको पेप्टाइजेशन पढ़ाया था। हाँ, यस, रिमेंबर, एक तरफ ट्रू सोल्यूशन बनाया था, एक तरफ सस्पेंशन बनाया था, और सस्पेंशन से साइज डिक्रीज करते थे तो हमारा क्या बन जाता था, कोलॉइडल सॉल्यूशन। अच्छा, वो जो पार्ट था क्या, पेप्टाइजेशन, तो उसमें करते क्या थे, यस, उसमें हम हमारे सस्पेंशन से क्या बनाते थे, कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाते थे। यानी कि पार्टिकल साइज को क्या करते थे, कम करते थे, यानी कि प्रेसिपिटेट हमारे पास में होता था। ध्यान से समझना। पेप्टाइजेशन में आप क्या करते थे, कि आप प्रेसिपिटेट से कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाते थे, ठीक है। अच्छा, हाँ, यही तो करते थे हम। डिसइंटीग्रेट करना होता था ना, साइज कम करना होता था, रिमेंबर, यस। तो पेप्टाइजेशन क्या था, यस, पेप्टाइजेशन इज नॉट प्रेसिपिटेशन, it is the conversion of precipitation to the colloidal solution. Yes, अब समझिए बेटा, जो हमारा कोएगुलेशन है वो बिल्कुल पेप्टाइजेशन का उल्टा प्रोसेस है। ये प्रोसेस तो हो गया मेरा पेप्टाइजेशन, जब आप कोलॉइडल सॉल्यूशन से प्रेसिपिटेट बनाएंगे। ये डेफिनेशन तो मैंने आपके पेपर के लिए, CBSE पेपर के लिए लिखी है, पर यहाँ जो दिमाग में डेफिनेशन आप डालेंगे वो क्या है कि पेप्टाइजेशन का बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस क्या होता है जी, क्या होता है, यस, कोएगुलेशन होता है। कोएगुलेशन और फ्लोकुलेशन, फ्लोकुलेशन। कभी मैं करती हूँ ऐसी गलतियां जब मुझे भूख लगती है तब। सो कोएगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन, तो ये क्या है, प्रेसिपिटेशन से जब आप कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाएंगे तो पेप्टाइजेशन प्रोसेस होता है, और जब आप बिल्कुल उल्टा करेंगे तो कोएगुलेशन, और आप कह सकते हो फ्लोकुलेशन होता है। क्लियर, क्या है कोएगुलेशन, चलिए देखिए बेटा, आप डेफिनेशन समझते हैं। वो कह रहा है द स्टेबिलिटी ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल इज ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज। यस, वी आर राइट, क्योंकि अगर चार्ज को मैंने न्यूट्रलाइज कर दिया, भाई कोलॉइडल पार्टिकल्स पर चार्ज होते हैं, होते हैं। याद करो, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, रिमेंबर, यस, ठीक है। हम क्या करते थे, हम इलेक्ट्रोलाइट डालते थे उसके अंदर, उस इलेक्ट्रोलाइट से उसके साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं ना हम अपने अकॉर्डिंग, यस, कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन बिल्कुल रेंज में है तो भाई आपको कोलॉइडल सॉल्यूशन बन जाएगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है तो वो सस्पेंशन में चेंज हो जाता है। अब समझिए, इसीलिए हम क्या करते थे, वो इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या करते थे बेटा, सेपरेट करते थे बाय द प्यूरिफिकेशन मेथड्स। ओके, क्लियर है, सब याद है। अब आ जाओ, देखना कि हमारा जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है, ये सब मतलब इसकी जो स्टेबिलिटी है वो मोस्टली डिपेंड कर रही है किस पर डिपेंड कर रही है बेटा, चार्ज पर। चार्ज पर डिपेंड कर रही है। अगर लेकिन मैं चार्ज को न्यूट्रलाइज करा दूं तो मेरा वो क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अगर आप कोलॉइडल सॉल्यूशंस पर जो चार्ज है उनको आप न्यूट्रल कर दोगे तो वो प्रेसिपिटेट में बदल जाएंगे, और यही
यही प्रोसेस मेरा क्या होता है, कोआगुलेशन। क्लियर? अच्छा एक बात बताओ, कोआगुलेशन है किसका उल्टा है, पेप्टाइजेशन का उल्टा। पेप्टाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच द प्रेसिपिटेट चेंज टू कोलॉइड्स। यस, एंड व्हाट इज कोआगुलेशन? यस, द रिवर्स ऑफ पेप्टाइजेशन, कि आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन से क्या मिल जाए, यस, प्रेसिपिटेट मिल जाए। तो आपको कुछ डालना तो पड़ेगा ना, यस। क्या डालोगे? अगेन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट डालोगे। जो कोलॉइडल सॉल्यूशन पर जो चार्ज लगा हुआ है बेटा एक्स्ट्रा, जो वो लेयर बनी हुई है, उसको तोड़ने के लिए बाहर से क्या डालोगे, इलेक्ट्रोलाइट डालोगे, जो उस चार्ज को क्या करेगा, जाके डिस्ट्रॉय, खत्म कर देगा, उसको वैनिश कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। और कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है बेचारा वो हमारा खत्म होके किस में चेंज हो जाएगा, पेप्टाइड प्रेसिपिटेट में, प्रेसिपिटेट में चेंज हो जाएगा, बेचारा जाके सस्पेंड हो जाएगा। क्लियर? कोआगुलेशन समझ आ गया। अब देखो, वो जो इलेक्ट्रोलाइट में डाल रही हूँ, उसकी कुछ ना कुछ पावर भी होगी। भाई ऐसा थोड़ी है सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट सेम काम करेंगे, है ना, ऐसे थोड़ी होता है। सबकी कुछ ना कुछ अपनी अपनी कैपेबिलिटीज, पावर होती है। आपकी भी कुछ पावर है, मेरी भी है ना। तो इसी तरह से इलेक्ट्रोलाइट की भी कुछ पावर है। आप समझना, जो इलेक्ट्रोलाइट की पावर है वो क्या है, और इलेक्ट्रोलाइट की जो वैल्यू है वो क्या है। देखो, इलेक्ट्रोलाइट को, जो हम इलेक्ट्रोलाइट को यूज करेंगे, यानी कि कितना इलेक्ट्रोलाइट में इसमें डालूंगी, ठीक है, वो क्या है हमारा कोआगुलेशन वैल्यू। समझो, वो क्या कह रहा है, द मिनिमम कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आई टोल्ड यू इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, है ना। Yes, I am smart. The minimum concentration of electrolyte required in millimoles per liter of the solution to cause coagulation. यानी कि कोआगुलेट कराने के लिए मुझे मिलीमोल्स पर लीटर में जितना इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, मिनिमम कंसेंट्रेशन में वही उसकी कोआगुलेशन वैल्यू होती है। Am I clear with it? Yes. अब समझना, कोआगुलेशन वैल्यू बोल दो चाहे फ्लोकुलेशन वैल्यू बोल दो, दोनों चीजें सेम है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मान लो किसी का बहुत ज्यादा अमाउंट लग रहा है न्यूट्रलाइज करने के लिए, किसी का मान लो 100 मोल पर लीटर लगता है और किसी के 10 मोल, मान लीजिए एक ए है और एक बी है, एक के 100 मोल पर लीटर रिक्वायर्ड है न्यूट्रलाइज करने के लिए, यानी कि इसकी जो कोआगुलेशन वैल्यू है वो है 100 मोल पर लीटर, 100 मिलीमोल पर लीटर करो, सॉरी 100 मिली पर लीटर, ठीक है। और ये वाले बी के कितने रिक्वायर्ड है, चलो ले लो 10 मिलीमोल पर लीटर। मुझे ये बताओ कि कोआगुलेशन वैल्यू किसकी ज्यादा है। सोचने की बात ही नहीं यार, 100 लिखा है 10 लिखा है, किसकी ज्यादा, 100 की ज्यादा। हाँ बिल्कुल सही यार, तुम इतने स्मार्ट कैसे हो, है ना। और कोआगुलेशन पावर इनमें दोनों में से किसकी ज्यादा होगी। देखो इसके तो 100 मोल आ रहे हैं, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसको सबक सिखाने के लिए, बेचारे को प्रेसिपिटेट में चेंज करने के लिए 100 मोल आ रहे हैं, और उसके कितने आ रहे हैं, उसके सिर्फ 10 काफी है। पावर किसकी ज्यादा हुई दोनों में। हाँ तुम इतने स्मार्ट कैसे हो यार। देखो कोआगुलेशन पावर किसकी ज्यादा हुई भाई, वैल्यू तो ए की ज्यादा होगी, तो कोआगुलेशन पावर किसकी ज्यादा होगी भाई, जिसका कंसंट्रेशन कम लग रहा होगा, जिसकी जो कोआगुलेशन वैल्यू होगी, कोआगुलेशन वैल्यू जिसकी कम होगी, यानी कि इसके कम कंसंट्रेशन चाहिए कोआगुलेट कराने के लिए, तो उसकी पावर क्या रही होगी, ज्यादा। तो आई कैन से कि जो कोआगुलेशन वैल्यू होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोआगुलेशन पावर। क्लियर, कोआगुलेशन वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोआगुलेशन पावर। एम आई क्लियर विद इट। यस, ठीक है। चलो इसमें बेटा जो सबसे याद रखने वाली चीज है, जो मैं बता रही हूँ, वो नोट डाल के, जैसे मान लीजिए आपका पेपर भी आता है, सीबीएसई में भी नोट आ गया आपको इसका लिखने के लिए, कोआगुलेशन पर लिखने के लिए, वैसे आता नहीं है,
ठीक है, वो क्वेश्चन ही पूछता है, बिकॉज क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन में वो डील भी कर लेगा, जज भी कर लेगा कि आपको कोएगुलेशन पता भी है या नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना, लेकिन यहाँ पर ये वाली चीज जरूर इंक्लूड कर लेना कि बिल्कुल इसी तरह से ये जो सेम ये मैंने बॉक्स में ये बनाया है, इसको बिल्कुल उठा के बेटा बॉक्स को यहाँ लगा लेना, ठीक है। जरूर इंक्लूड कर लेना कि ये तो पेप्टाइजेशन है और रिवर्स जाते हो तो ये कोएगुलेशन और फोकुलेशन है। शॉर्ट में याद रखेंगे, जितना शॉर्ट में याद रखेंगे उतना आपके लिए, आपके दिमाग के लिए अच्छा है, ठीक है। उतनी जल्दी बेटा याद आता है जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हो ना, जितना शॉर्ट में याद होगा दिमाग में उतना जल्दी आपको याद आएगा, ठीक है। ये पोर्शन हो गया। और बेटा कोएगुलेशन वैल्यू तो आपको पता ही चल गई, ये वाला पोर्शन इसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, और इसका यूनिट जरूर याद रखेंगे। यूनिट से ही सवाल होंगे। कैसे होंगे अभी करते हैं, देखो यूनिट से ही होंगे, लेकिन यूनिट क्या है, मिली मोल्स पर लीटर, यानी कंसंट्रेशन मोल पर लीटर नहीं है, यहाँ मिली मोल्स है। मिली मोल्स क्यों है बेटा, क्योंकि हमें कम अमाउंट में चाहिए होता है, ठीक है। हमें ज्यादा अमाउंट में चाहिए नहीं होता इलेक्ट्रोलाइट, हमें कम अमाउंट में चाहिए होता है, इसलिए हम मोल्स ना लेकर मिली मोल्स यूज करते हैं। तो हम मिलीलीटर यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है, कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है उसका अमाउंट ज्यादा होता है, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक न्यूमेरिकल समझाऊंगी और आपको क्लियर हो जाएगा, ये बिल्कुल ये सारा पोर्शन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ का पोर्शन हटा रही हूँ और आप एक न्यूमेरिकल लिखेंगे, लिख लिया ये, हाँ गुड, वेरी गुड। नोट्स नहीं बनाओगे बेटा तो एग्जाम के टाइम धक्का खाओगे कि कहां से पढ़ें। तो शॉर्ट नोट्स और नोट्स दोनों बनाते चलना, एग्जाम में बेटा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, एग्जाम के लिए। तो आगे आते हैं बेटा। यहाँ पर जो मैंने कोएगुलेशन समझा दिया, कोएगुलेशन वैल्यू समझा दी, ठीक है, कोएगुलेशन पावर समझा दिया। अब यहाँ कोएगुलेशन पावर वैल्यू कैसे डिफाइन करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हार्डी श्यूजले, ठीक है, हार्डी श्यूजले लॉ। तो उन्होंने क्या दिया बेटा, उन्होंने कुछ रूल्स दिए जिससे आप पता लगा सकते हो कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा कोएगुलेट करेगा, कौन कम कोएगुलेट करेगा। कोएगुलेट माने यस प्रेसिपिटेशन, ठीक है, कौन प्रेसिपिटाइज ज्यादा करवाएगा, कौन कम करवाएगा, किसकी पावर ज्यादा होगी, किसकी पावर कम होगी। तो चलो चलते हैं। तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है हार्डी श्यूजले रूल, ठीक है, हार्डी श्यूजले रूल कह लो, लॉ कह लो, ठीक है, कुछ भी कह लो, और यहाँ ई लगा लो। बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है वरना मैडम ने कैसे स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। चलो, जिसे साइंस का इंग्लिश का एग्जाम देने जा रहे हैं, हार्डी श्यूजले लॉ। देखो बेटा, हार्डी और श्यूजले इन्होंने क्या बोला था कि जो आपकी कोएगुलेशन पावर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि तुम्हारा जो एटम है, इसको ट्रिक की तरह से समझ लो, उसमें तो बहुत सारे दिए थे, ठीक है। फाइनली जो आपके काम में आने वाला है वो ये है, ठीक है, वो ये है कि कोएगुलेशन, एक सेकंड रुकिए बेटा बस, कोएगुलेशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन दैट आयन, ठीक है, उस आयन पर क्या चार्ज है, ठीक है, क्या चार्ज है, वही जितना ज्यादा चार्ज होगा बेटा उतनी ज्यादा उसकी कोएगुलेशन क्या होगी बेटा, पावर होगी। देखिए सपोज मैंने लिखा एल्यूमिनियम +3, मैंने लिखा बेरियम +2 और मैंने लिखा सोडियम प्लस। तो इसमें जो सबसे ज्यादा पावर होगी वो किसकी होगी, पावर सबसे ज्यादा किसकी होगी, इसकी, क्योंकि ये अकेला तीन पार्टिकल्स को न्यूट्रल कर सकता है। ये अकेला 2 पार्टिकल को न्यूट्रल करेगा और ये अकेला 1 पार्टिकल को न्यूट्रल करेगा। तो सोचो भाई इसकी पावर ज्यादा हो गई ना कि अकेला 3 के बराबर है, ये अकेला 2 के बराबर है, ये अकेला 1 के बराबर है, अपने के बराबर है। अब सोचो, जब मान लो तुम्हें सामने से 6 बंदों को न्यूट्रलाइज करना है, ठीक है, 6 लोगों को न्यूट्रलाइज करना है, ठीक है। तो अब सोचो इसके तो 2 ही काफी है, इसके कितने लगेंगे, इसके 3 लगेंगे, इसके तो 2 ही काफी होंगे बेटा,
भाई इसके 2 एल्यूमिनियम चले जाए, 6 बंदों को मार के आ जाएंगे, 6 कोलॉइडल पार्टिकल्स को न्यूट्रलाइज खत्म वैनिश करके आएंगे, है ना। अब देखो यहाँ बेरियम के कितने जाएंगे, बेरियम के देखो, बेरियम के 3 जाएंगे, बेरियम के 3 जाएंगे, ठीक है, 3 बेरियम जाएंगे तब जाके वो 6 को मार के आएंगे, है ना। अब देखो ये सोडियम बेचारा, इसको तो 6 ही भेजने पड़ेंगे, है ना, इसके तो 6 ही भेजने पड़ेंगे। तो समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो बिल्कुल, क्या कि जितना आयन ज्यादा तो पावर ज्यादा और वैल्यू, कोएगुलेशन वैल्यू कम, यानी कि रिक्वायर्ड अमाउंट कम। देख लो यहाँ इसको मान लो 6 बंदों को पीट के आए, ठीक है, तो एल्यूमिनियम के कितने बंदे जाएंगे भाई, एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम चले जाए करके आ जाएंगे काम, इसके 3 जाएंगे और इसके 6 के 6 जाएंगे बेटा। देख लो समझ रहे हो। तो पावर किसकी ज्यादा है, कोएगुलेशन पावर किसकी ज्यादा है, एल्यूमिनियम +3 की, फिर बेरियम की, फिर इसकी, और कोएगुलेशन वैल्यू किसकी ज्यादा है, वैल्यू ज्यादा अमाउंट में कौन लग रहा है, ये लग रहा है ना। तो बिल्कुल चिंता ना करें, साइन को उल्टा कर दें, ठीक है, साइन को उल्टा कर दें, ठीक है, क्लियर। अच्छा बेटा ये तो मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया, इस फॉर्म में बता दिया, ठीक है, इस फॉर्म में बता दिया क्योंकि आपको मोस्टली ये न्यूमेरिकल्स पर रिक्वायरमेंट होगा, तो आप ट्रिक की तरह इसको याद रख सकते हैं, सीधा लॉस पूरे रटने की जरूरत नहीं है, सीधा आप इसको याद रखिए बेटा, बहुत है आपके लिए, ठीक है। अब एक और चीज, अच्छा बेटा इतना सा दिमाग लगाओ, हार्डी और चूसले से पूछने की जरूरत नहीं है, तुम भी मुझे बता दो कि अगर मान लो सोल्यूशन में नेगेटिव चार्ज कोलॉइड है, नेगेटिव है पूरा सोल्यूशन, तो मुझे ऊपर से क्या डालना पड़ेगा, कोएगुलेट कराने के लिए, प्रेसिपिटाइज कराने के लिए मुझे क्या डालना पड़ेगा ऊपर से। हाँ अरे कैसे मतलब कैसे कर लेते हो इतनी स्मार्टनेस, हाँ है ना, समझ गए मेरी बात। अगर नीचे नेगेटिव है, अगर बेटा नीचे नेगेटिव है तो ऊपर से ऑफ कोर्स मुझे पॉजिटिवली चार्ज कुछ डालना पड़ेगा, तभी तो जाके न्यूट्रल होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव। और अगर नीचे नेगेटिव होता तो ऊपर से कौन डालना पड़ेगा हमें, बिल्कुल सही, उसका उल्टा, ठीक है, ओके डन, क्लियर, ठीक है, इसको मैंने हटा दिया। तो यानी कि अगर ये तीनों किसको न्यूट्रलाइज करेंगे बेटा, दे विल न्यूट्रलाइज द नेगेटिवली, लिख देंगे फॉर नेगेटिवली चार्ज्ड कोलॉइड, क्लियर। अब आते हैं, मान लो कि हमारे पास में इसको लिख लिया, हटा देती हूँ, लिख ही लिया होगा, ओहो हाँ यहाँ देखो, तो कोएगुलेशन पावर किसकी ज्यादा, इसकी, वैल्यू के लिए बेटा उल्टा कर लेंगे। अगर मान लीजिए कि आपके पास में पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलॉइड हो, तो आपको ऊपर से क्या डालना पड़ेगा बेटा, कुछ ऐसा डालना पड़ेगा जिसके ऊपर चार्ज क्या हो, बिल्कुल सही, नेगेटिव हो। तो बताइए जरा मुझे, मैं लिख रही हूं यहाँ पर FeCN का होल 6 4 माइनस, PO4 3 माइनस, SO4 2 माइनस, Cl माइनस। मुझे ये बता दो कि कोएगुलेशन पावर सबसे ज्यादा किसकी होगी, जल्दी बोल दीजिए, जल्दी बता दीजिए भाई। बिल्कुल सही, चार्ज ज्यादा तो कोएगुलेशन पावर भी ज्यादा। ये अकेला चार पॉजिटिव को न्यूट्रल करके आ जाएगा, ये अकेला 3 पॉजिटिव को न्यूट्रल कराएगा, ये अकेला 2 पॉजिटिव को न्यूट्रल कराएगा, और ये अकेला बेचारा 1 को न्यूट्रल कराएगा। तो कोएगुलेशन पावर सबसे ज्यादा हुई मेरी इसकी, और मेरी वैल्यू सबसे कम होगी, उस कोएगुलेशन पावर इसकी सबसे ज्यादा होगी, और सबसे कम अमाउंट भी मुझे इसी का डालना पड़ेगा, ठीक है। सो लास्ट में आप लिख लेंगे यहाँ पर कोएगुलेशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन दैट आयन, ठीक है बेटा। पॉजिटिव नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है
कि अगर नीचे नेगेटिव है तो ऊपर से पॉजिटिव डालना पड़ेगा, और अगर हमारे पास में पॉजिटिव कोलॉइड है तो मुझे ऊपर से नेगेटिव डालना पड़ेगा उसको न्यूट्रल कराने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ऑन दैट आयन लिखा है, कोई पॉजिटिव और नेगेटिव अलग से ना समझ जाए, ठीक है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोएगुलेशन और फ्लोकुलेशन वैल्यू। कोई नहीं भूलेगा कोएगुलेशन का दूसरा नाम फोकुलेशन है। क्लियर? गुड, समझ पे आना इतना, वेरी गुड। क्लियर ना? अब बेटा इस पे न्यूमेरिकल कर ले, क्या न्यूमेरिकल कर ले, इस पे खत्म करते हैं फिर इस पे एक न्यूमेरिकल करके। चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं, उधर का लिखा रहने दो, अभी पहले इसी को समझ लो पूरा, फिर उधर का करेंगे। अच्छा मान लीजिए कि आपको मैंने ये तो समझा दिया। हाँ, एक न्यूमेरिकल करा देती हूँ, हर टाइप का होना चाहिए ना बेटा, एक ही टाइप के क्या ही कराते रहोगे, क्या फायदा उसका, ठीक है। अगर अभी जैसे पिछले ये मैंने कराया है पॉजिटिव और नेगेटिव, इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे ना, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल देखो बेटा, फॉर द कोएगुलेशन, फॉर द कोएगुलेशन ऑफ, क्या लें, कोएगुलेशन किसका कराएं, काम करो वही ले लो अपना ऑल टाइम फेवरेट आयरन ऑक्साइड, ठीक है, ऑफ 50 ml FeOH का होल थ्राइस सोल्यूशन, ठीक है, 50 ml FeOH का होल थ्राइस सोल्यूशन, 10 ml 0.5 molar KCl is required. Calculate the coagulation value of, बेटा पूरा नहीं लिख रही हूं, प्लीज आप लोग लिख लेना, coagulation value of KCl। KCl की coagulation वैल्यू पूछ रहा है। वो हो गया बेटा फर्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल जो अभी इससे पहले करवाए हैं तुम्हें, जब मैंने कोएगुलेशन पावर और वैल्यू समझाई है कि वो आपसे ऑर्डर निकलवा ले। ये है सेकंड टाइप का क्वेश्चन कि वो आपसे क्या करे, एग्जैक्टली कोएगुलेशन वैल्यू निकलवा ले। अब देखिए बेटा, देखिए ध्यान से समझिए, जो हमारा कोएगुलेशन है दैट इज ये दे रखे हैं हमें क्वेश्चन में। अब देखो उसने मुझे ये कह दिया कि मुझे कोएगुलेशन वैल्यूज KCl की निकालनी है, यानी कि मेरा KCl क्या है, मेरा इलेक्ट्रोलाइट है जिसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले अपना दिमाग दौड़ाइए और जाइए कि कोएगुलेशन वैल्यू की यूनिट क्या थी। पहुंच गया दिमाग, वेरी गुड। अब बताओ क्या थी, पेज पलट के मत देखना यार, बताया नहीं था मैंने, कम लगता है तो कम लगता है तो मिलीमोल्स लेते हैं, कोलोइड का जो कंटेनर है या सोल्यूशन है वो ज्यादा होता है तो मिलीमोल्स पर लीटर, ठीक है। तो यानी ये क्या हो गया मेरा, इसकी यूनिट क्या है, मिलीमोल्स पर लीटर, यानी आंसर आएगा मिलीमोल्स पर लीटर में। अब देखिए बेटा, देखिए मैंने लिखा FeOH का होल थ्राइस और मैंने इस पर डाल दिया है क्या, KCl, ठीक है। ये अब इसको कोएगुलेट करके क्या बनाएगा बेटा, FeCl3 बनाएगा, FeCl3 बनाएगा और KOH बनाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए यहां इसने कहा 50 ml, जो मेरा 50 ml है, ठीक है, 50 ml है, इसको ये कितना लगता है बेटा, ये लगता है मेरा 10 ml 0.5 मोलर। मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में भी सिखाया हुआ है, और आपने जिन बच्चों ने मोल अच्छे से पढ़ा होगा उनको पता होगा बेटा कि अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो आपके नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं, आते हैं ना भाई। और अरे यार तुम लोग भी ना, देखो याद करो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता था, मुझे हर क्लास में समझाना पड़ता है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर आप मोलैरिटी और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे ना, बिल्कुल आएंगे। और अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में हो तो मिलीमोल्स आ जाएंगे, इसमें कौन सी तो बात हो गई भाई। तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, हाँ 5 मिलीमोल्स, ठीक है। अब देखो
50 ml कितने 50 ml कितने 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 से रिएक्ट कर रहे हैं 5 मिलीमोल से। तो मुझे क्या निकालना है, मोल पर लीटर में निकालना है। इसका 50 ml कर रहा है 5 मिलीमोल से, तो लीटर में यूनिट है ना, तो बेटा इसको लीटर में चेंज कर लो। कितना हो जाएगा ये 50 × 10⁻³ लीटर्स है ना भाई। भाई मिलीलीटर को लीटर में चेंज करोगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई। वेरी गुड, 5 मिलीमोल्स। अब 1 लीटर बराबर 5 × 50 × 10⁻³ बताइए कितना आ जाएगा। आ जाएगा जी, 5 से 5 गया, कट किया आ गया 100 मिलीमोल्स पर लीटर। ये क्या है, मिलीमोल्स। अब बताओ सवाल कोई टफ था क्या? नहीं था। कहाँ टफ था? यहाँ टफ था बस। ठीक है, बस तुम्हारे दिमाग में टफ था। इजी था ना, बहुत आसान है भाई। ये तुम 11th क्लास में पढ़कर आ चुके हो, ये कोई तो बात नहीं है। ये तो हम तुम्हें कब से पढ़ा रहे हैं कि आप भाई इसमें डालोगे तो देखो आयन से भाई तोड़ के देख लो। Fe टूटेगा Fe+3 चार्ज में, ये OH टूटेगा OH- में। सिंपल आयनिक रिएक्शन है, आयनिक रिएक्शन करवा दी। आयनिक रिएक्शन करवाने के बाद में बस आपने क्या किया, मिलीमोल्स पर लीटर में आंसर आता। आपने देख लिया 50 ml के लिए इतने मिलीमोल्स लग रहे हैं, तो 1 लीटर के लिए कितने लगेंगे, और वही क्या आ गई उसकी, दैट्स राइट, कोएगुलेशन वैल्यू। क्लियर, डन, वेरी गुड। तो कोएगुलेशन वैल्यू पर, कोएगुलेशन पर किस तरह के सवाल आते हैं वो मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिए। नाउ वी मूव टू गोल नंबर। ठीक है, इस पर किस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं वो भी मैं कराऊंगी। देखो बेटा, तुम्हें मटेरियल तो हर जगह मिल जाएगा, तुम्हें मैटर मिल जाएगा हर जगह कि हाँ कोएगुलेशन क्या है, गोल नंबर क्या है। ठीक है, बट तुम लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत कम जगह ऐसी होंगी, ठीक है, यूट्यूब हो चाहे कोचिंग सेंटर्स या एनीवेयर, ठीक है, कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको हर जगह नहीं मिलते। मेरे कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि आपको इन लेक्चर्स में जो भी मैं पढ़ाती हूँ उनके साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं। अगर आप वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस ढंग से कर लो तो आपके पास्ट ईयर के क्वेश्चंस तो हो ही जाएंगे, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, सो कंसंट्रेट ऑन देम, अच्छे से नोट्स बनाओ। प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैं यहाँ कराती हूँ वो हर एक टाइप का सवाल बेटा इसमें होता है। मैं कभी ये नहीं करती कि मैंने एक सिंगल टाइप का सवाल उठाया और ठीक है बच्चों को खुश करने के लिए करते रहो, एक ही टाइप के कई सवाल करते रहो, उससे कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, दिस विल नॉट गिव यू द सिलेक्शन, राइट, और ना सीबीएसई में उतने अच्छे मार्क्स आएंगे तुम्हारे। ठीक है, सो फॉर दैट तुम लोगों को नोट्स अच्छे से बनाने हैं, और जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं कराती हूँ उन्हें एक बार खुद भी बाद में कर लेना, और उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस मिलते हैं प्लीज ट्राई देम। नहीं होते तो यू कैन मेल मी योर डाउट्स। ओके, चलो यहाँ आते हैं गोल नंबर पर। देखिएगा बेटा, गोल नंबर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ये वाले पार्ट से थ्योरी कम आएगी, न्यूमेरिकल ज्यादा आएगा, ऐसे ही गोल नंबर से सीबीएसई तो तुमसे डेफिनेशन पूछेगा, और आईआईटी जेईई वाले नीट वाले तुम्हें डेफिनेशन में कंफ्यूज करेंगे, बस उनका यही काम है। तो ध्यान से डेफिनेशन को समझना, बहुत ध्यान से, रटने के पर्पज से नहीं, समझने के पर्पज से समझना, तब ही बेटा ये सवाल हो पाएगा। ठीक है, हर कोई, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम तुम्हें क्या बोलते हैं उसको, कंफ्यूज करेगा इसके लैंग्वेज में, क्योंकि बच्चा रटने बैठ जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या था यार, हुआ है तुम्हारे साथ एग्जाम में बस ना गोल नंबर की स्टार्टिंग बता दे, एंड में लिख लूंगा, स्टार्टिंग बता दे, शुरू का याद नहीं आ रहा होता क्योंकि रटा ही इतने अच्छे से होता है ना। तो समझो इस चीज को। देखो बेटा, गोल नंबर है क्या, गोल नंबर में वो आपसे सिंपली कह रहा है कि इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कॉलोइड। तो सबसे पहले मुझे आपको समझाना पड़ेगा व्हाट आर प्रोटेक्टिव कॉलोइड्स। तो समझिए बेटा, आपको याद होगा कि सेकंड क्लास में हमने लायोफिलिक और लायोफोबिक कॉलोइड डिस्कस किए थे। हाँ, याद है? गुड, अच्छी बात है याद है तो, और बहुत बुरी बात है अगर याद नहीं है तो। ठीक है, बहुत ही बुरी बात है। देखो,
तो लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलॉइड, हमने दो टाइप के कोलॉइड डिस्कस किए थे। अब लायोफोबिक क्या थे? जो बेचारे बहुत डरते थे, दोनों एक दूसरे से, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम, एक दूसरे से बहुत डरे हुए थे। और लायोफोबिक थे जो बहुत डरे हुए थे, और लायोफिलिक क्या? मौज में। ठीक है, दोनों बड़े खुश हैं, जैसे दूध पानी के साथ बड़ा खुश है। ठीक है, तो वो हो गया था हमारा लायोफिलिक। ठीक है, और था हमारा लायोफोबिक। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, ये लायोफोबिक जो है, जो लायोफोबिक है बेटा, ये लायोफोबिक कोलॉइड जो होते हैं ये बहुत जल्दी कोआगुलेट कर जाते हैं। ठीक है, तो इनको कोआगुलेशन से बचाने के लिए, ताकि इनका कोआगुलेशन ना हो जल्दी, ये प्रेसिपिटेट जल्दी ना बने और स्टेबल रहे, क्योंकि वहां क्या था, दे आर, ये तो था दे आर क्वाइट स्टेबल, और ये था कि दे आर लेस स्टेबल होते थे ना। तो इनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इसमें कुछ ऐसे कोलॉइड डाल देते हैं जो बेचारे इनको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, सो प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स आर द कोलॉइड्स which protect lyophobic colloid from getting coagulation. Clear? हाँ, very good. Definition लिख लेंगे बेटा, protective colloids are the colloids which protects other colloidal solution from getting coagulation. ठीक है, ये होता है हमारा प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स। अब इसमें लास्ट में एक पॉइंट लिखेंगे दैट लायोफिलिक कोलॉइड्स एक्ट एज प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स। तो याद करो बेटा, याद करो। अब देखो, मैंने तभी तुम्हें समझाया था, यहाँ पर एग्जाम्पल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड, नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड, लायोफिलिक कोलॉइड, लायोफोबिक कोलॉइड, इनके एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कर लेना एक बार दोबारा। देखो, अब लायोफिलिक कोलॉइड में जैसे कि स्टार्च हुआ, स्टार्च क्या है हमारा? लायोफिलिक कोलॉइड है। ठीक है, तो बेटा ये जैसे मान लीजिए मैंने स्टार्च लिया है, एग्जाम्पल हो गया मेरा स्टार्च, जिलेटिन। ठीक है, ये सब क्या होते हैं मेरे? लायोफिलिक कोलॉइड होते हैं, और वो किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं बेटा? लायोफिलिक कोलॉइड आर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? लायोफोबिक को। ठीक है, यहाँ आ गई दिमाग में बात आ गई। ठीक है, फिलिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं किसको? फोबिक को। ठीक है, ये क्या है? प्रोटेक्टिव कोलॉइड। अब ध्यान से समझो, आगे समझो। गोल्ड नंबर है क्या? गोल्ड नंबर, इट इज डिफाइंड एज मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड इन मिलीग्राम्स। तो यूनिट क्या है? मिलीग्राम्स। वेरी गुड, यूनिट लिखवा दी हमने यहाँ। अब वो ये कहना चाह रहा है कि मिनिमम अमाउंट प्रोटेक्टिव कोलॉइड का मिलीग्राम में, which must be added to 10 ml of gold सोल। 10 ml गोल्ड सोल है किसमें? 1 ml 10% NaCl सोल्यूशन है। इन दोनों को मैंने मिला दिया। तो वो ये कहना चाह रहा है कि जब आप इसमें इसको मिलाते हो तो मुझे कितना मिलीग्राम प्रोटेक्टिव कोलॉइड डालना पड़ेगा जो इसका कोएगुलेशन को स्टॉप कर दे। ठीक है, प्रोटेक्टिव कोलॉइड डालना पड़ेगा which
which stops or prevent coagulation। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इन दोनों को मैंने मिलाया और मैं ये पूछना चाह रही हूं कि मैं ऊपर से कितना प्रोटेक्टिव कोलॉइड डालूंगी मिलीग्राम में कि इसका मिनिमम अमाउंट कितना डाला जाए इस प्रोटेक्टिव कोलॉइड का जो इन दोनों का कोएगुलेशन को रोक दे। बात समझ आ रही है? क्लियर हो रही है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ द प्रोटेक्टिव कोलॉइड इन द मिलीग्राम व्हिच प्रिवेंट्स द कोएगुलेशन ऑफ दिस एंड दिस। बात क्लियर? जब इन दोनों को मैंने मिलाया तो मैं प्रोटेक्टिव कोलॉइड का कितना मिलीग्राम डालूं ताकि इनका कोएगुलेशन रुक जाए। आपको गोल्ड नंबर की डेफिनेशन क्लियर हो गई है। यूनिट क्या है? यूनिट है मिलीग्राम। डन। चलो अब सवाल देखते हैं कि सवाल में वो आपको लैंग्वेज में कैसे कंफ्यूज करता है। देखिए बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा। उसने सवाल में मुझसे कहा है ऑन एडिंग 1 ml of 10% NaCl। बिल्कुल सेम है, हाँ बिल्कुल सेम है। 10 ml of gold salt, 10 ml of gold salt in presence of इतना ग्राम स्टार्च। अब ये मेरा स्टार्च क्या है? जल्दी बता दो बेटा, मिनट से पहले बता दो क्या है? लायो, हाँ फिलिक, बिल्कुल सही, लायो फिलिक। ठीक है, फिलिक कोलॉइड है। ये क्या है बेटा? लायोफिलिक कोलॉइड है स्टार्च। अब ये क्या कर रहा है बेटा? ये इसको क्या करेगा? ऑफ कोर्स प्रिवेंट करेगा, इनकी क्या कोएगुलेशन को रोकेगा। हाँ, तो उसने यही कहा आगे, द कोएगुलेशन इज जस्ट प्रिवेंटेड, कोएगुलेशन रुक गई। द गोल्ड नंबर ऑफ स्टार्च इज, गोल्ड नंबर पूछना चाह रहा है तो बताओ कुछ डिफिकल्ट है क्या? अभी भी नहीं समझ आया? अरे यार, आंसर इज इन फ्रंट ऑफ योर आईज। देखो, ये इसमें मैंने ये डाल दिया, उसने कहा प्रोटेक्टिव कोलॉइड का मैं इतना ग्राम डाल रहा हूं, तो तुरंत जो कोएगुलेशन है वो रुक जाता है। तो मेरा गोल्ड नंबर क्या होगा? एक ऑप्शन था बेटा, मैं बता देती हूँ। ऑप्शन थे कुछ इस तरह से, आया हुआ सवाल है, ठीक है, ये थे, फिर ये था 25 10⁻⁻3, ठीक है। अब फोर्थ था 25, ठीक है, फिफ्थ था 100। अब समझो बेटा, समझो। मोस्टली बच्चा इसको ही आंसर कराएगा, मोस्टली समझ आता है सवाल को। उसने दिया है ग्राम्स में। देखो, उसने यहाँ कहीं भी यूनिट नहीं लिखी, क्योंकि वो आपके दिमाग में खुद चाहता है कि आपको पता होना चाहिए कि इसकी यूनिट मिलीग्राम में होती है। डेफिनेशन भी कहती है कि मिलीग्राम में होना चाहिए। उसकी डेफिनेशन, कोएगुलेशन की डेफिनेशन ही कहती थी मिली मोल्स पर लीटर में होना चाहिए, राइट ना? वेरी वेरी गुड। तो बेटा, जब डेफिनेशन ही हमसे कह रही है तो वो हमें क्यों देगा यूनिट? पागल थोड़े ना, यूनिट नहीं देगा वो, ठीक है। यूनिट देगा तो खेल ही खत्म। यहाँ समझो, यहाँ इसने दे दिया मुझे ग्राम्स में। यही तो है मेरा क्या? गोल्ड नंबर। अब ये गोल्ड नंबर किस में गिवन है? 0.025 ग्राम में गिवन है। इसको चेंज किस में करो? मिलीग्राम में चेंज कर दो। मिलीग्राम में चेंज करोगे तो एक ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। तो कर दो बेटा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट 25 एंड योर आंसर इज इन फ्रंट ऑफ योर आईज। क्लियर? समझ पे आया? वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूं फॉर योर होमवर्क, ठीक है। तो अब आपको वो करना है, इसको जरूर लिख लेना बेटा, इस पार्ट को जरूर लिख लेना। इतनी आसान भाषा में आपको कोई नहीं समझाएगा। देखिए, क्वेश्चन लिखेंगे, ये होमवर्क है बेटा आपका। द गोल्ड नंबर of lyophilic colloid of A, B, C, D is 0.04, 0.004, 40 and 10 respectively, ठीक है। नंबर
What is the order of protective power? What is the order of protective power? बेटा यहाँ पर भी प्रोटेक्टिव पावर सेम चीज है, देखिए सेम चीज है बिल्कुल। गोल्ड नंबर मुझे सबके गिवन है, ये गोल्ड नंबर है बेटा मेरे, और पावर पूछ रहा है। नंबर जितना ज्यादा होगा पावर उतनी कम होगी, जो बिल्कुल जैसे पहले आप करते थे, हायर द गोल्ड नंबर लेसर विल बी द प्रोटेक्टिव पावर। लिख लेंगे बेटा इस लाइन को, लिख लेंगे हायर द गोल्ड नंबर लेसर विल बी द प्रोटेक्टिव पावर, और उसके बेसिस से ये सवाल करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, फॉर द coagulation of negatively charged colloid, the order of coagulation, the order of coagulation, ठीक है, the order of coagulation power is, ठीक है, ऑर्डर बताना है बेटा कोएगुलेशन पावर का। है आपके पास में K2SO4 CaCl2 and here I give you suppose AlCl3 and Na2SO4। क्लियर? कैसे देखोगे बेटा यहाँ, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड है तो इसमें से क्या सेपरेट कर लो, पॉजिटिव। यहाँ आ जाएगा K प्लस, यहाँ आ जाएगा कैल्शियम +2, यहाँ आ जाएगा एल्यूमिनियम +3, और आगे आपको पता ही है। ठीक है, दोनों के ट्रिक, दोनों के तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ पर क्या लगेगा, हायर द चार्ज हायर विल बी द प्रोटेक्टिव पावर और हायर विल बी द कोएगुलेशन पावर। अगर गोल्ड नंबर के केस में बात करेंगे तो प्रोटेक्टिव पावर की बात करेंगे, और अगर कोएगुलेशन की बात करेंगे तो कोएगुलेशन पावर की बात करेंगे। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा, न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। तो बेटा आपको अब फर्दर इस तरह के न्यूमेरिकल्स को ट्राई करना है, बिकॉज दीज न्यूमेरिकल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर CBSE एंड योर IIT एंड योर नीट एग्जाम। तो ये आपको जरूर कर लेने हैं। मैंने इतनी मेहनत की है बेटा हर टाइप का क्वेश्चन कराने में, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी भी बनती है ना। तो इसको आप कंप्लीट करेंगे, और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो यू कैन मेल मी एंड व्हाट, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और बहुत खुश रहिए। अब मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। बाय बाय।